तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एंड स्टडी अकेडमी। तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और आज हम मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट से देखने वाले हैं। क्या क्या पूछे जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और इसमें जो है वो 80 नंबर का पूरा पेपर रहेगा और 3 घंटा का समय दिया जाएगा और 4 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये चारों है। तो इस चारों पोर्शन को हम देखने वाले हैं। इस पोर्शन को जो कि है सेक्शन ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अब बोला जाता है ना कि कई जीत बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए आप सबों के बीच फिर से स्वागत है आप एक नए वीडियो में। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे पास। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बोल रहा है कि P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक है। मतलब यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही है, उसको आपको बताना है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि उत्तर क्या होगा। और कुछ डॉट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं क्या। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। दिया हुआ है शून्यक। शून्यक का मतलब होता क्या है कि इसको जीरो करना है, जीरो करना है। तो सबसे पहला क्या है दिया हुआ? सबसे पहले दिया हुआ क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर। लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। ये चीज़ हम x का क्या वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो हम जानते हैं कि इधर 27 जो है माइनस का है, तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो वही कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर जाएगा तो 27 का हो जाएगा। जब 27 का होगा तो ये स्क्वायर है, तो इधर जाता है तो क्या हो जाता है? अंडर रूट हो जाता है। तो x इक्वल टू अंडर रूट 27, और 27 का अंडर रूट अगर निकालेंगे तो दोनों चीज़ में आता है इसका क्या क्या, प्लस माइनस में वैल्यू आता है। तो 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? अंडर रूट 3, फिर 3 मिलेगा और एक और 3 मिलेगा। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? 2 कॉमन लाना होता है। तो 3 तो बाहर जाएगा और अंडर रूट में 3 रह जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? तो हमारे पास जो वैल्यू जो आया वो 3 अंडर रूट 3 आया, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। क्या समझ में आया? मतलब क्या बोला था कि P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 27 है कि शून्यक क्या हुआ। शून्यक का मतलब यहाँ पे समझिए, शून्यक का मतलब 0 होता है। इस इक्वेशन को मतलब x P ऑफ x मतलब x का क्या वैल्यू रखें कि यह मान जो है वो 0 हो जाए। तो x का वैल्यू हम प्लस माइनस 3 अंडर रूट का 3 रखेंगे तो ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। क्या समझ में आया? बढ़े आगे? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप बताते चलिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो कितने शून्य होते हैं? फिर से वही बात है, 4 ऑप्शन दे रखा है और क्वेश्चन बहुत आसान। यह जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में पूछा जाता था पहले ग्राफ में। क्वेश्चन पूछने का तरीका केवल चेंज किया। बोला है कि बहुपद जो है वो x ग्राफ को 3 बिंदु, मतलब क्या कि जानते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले ग्राफ, तो ये जो होता है वो x एक्सिस होता है और ये जो होता है वो y एक्सिस होता है। क्या जब ये होता है तो बोला है कि x ग्राफ को क्या है, x ग्राफ को जो है वो कितने x ग्राफ को कितने बार में काटा था? ये 3 बार। तो ये बना दिए ये, और ये क्वेश्चन है मतलब x ग्राफ को जो है ना वो कितने
बार में काटा 1 2 3, तो मतलब इसका उत्तर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन ये होने वाला है। मतलब क्या कि जितना बार एक्स एक्सिस को काटेगा ग्राफ का उतना ही शून्य मतलब शून्य होगा। पहले इस तरह से पूछा, अब क्या बोला है कि ये, तो आप दूसरा क्वेश्चन में हमें ये बताइए कि क्या होगा इसका उत्तर जब हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ये एक ग्राफ है, सॉरी, यह एक ग्राफ है जो कि इस तरह से है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस तरीके से ग्राफ है। तो बताइए इसका शून्य क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याएं, कितने परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बाई, तो p बाई क्यू क्या, केवल q जीरो नहीं होना चाहिए, तो 1 बाई मान लेते हैं कि एक कोई संख्या 1/2, और दूसरी जो संख्या जो है वो 2/3 है। तो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या, मतलब कितना लिखा जाता है, तो हम तो जानते हैं कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच का जो परिमेय संख्याएं जो होते हैं वो बहुत सारा होता है। अगर तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि बहुत सारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखा है, कहा है क्या कि दो क्रमिक का समझिए, क्रमिक का मतलब होता है कि लगातार, और सम संख्या सबसे पहले समझिए कि होता क्या है, वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए, सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या मान लेते हैं हम कि एक सम संख्या सबसे छोटी संख्या ये 2 है, ये 2 मान लिए, और दूसरी मतलब क्रमिक है तो अगले वाला क्या होगा, 4 मान लेते हैं। तो इसका एचसीएफ 2 और 4 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आएगा। उसी तरह से मान लेते हैं, अभी हम मान लिए 2 और 4, और भी सोचिए कि अगर हम 6 और अगला 8 रहता तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका भी 2 ही आएगा। एचसीएफ निकालने का तो पता है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वैसे क्या आएगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 4 का वो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को बनाने से पहले उस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो उत्तर आसानी रूप में बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, दो चरों x y के रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कितने अधिकतम हल संभव है। मतलब कि क्या बोला है कि एक कोई संख्या दे रखा है, मतलब एक कोई समीकरण दे रखा है, और बोला है कि क्या बोला है, दो चरों x और y रैखिक समीकरण है, तो इसके अधिकतम संख्याएं मतलब कि अधिकतम हल कितना हो सकते हैं। मान लिया जाए इसका जो है वो हल, जब एक दो चर है, दो चर हैं, तो दो चर, एक चर रहता तो एक वैल्यू आता, लेकिन दो चर है, जब भी दो चर दे दिया जाए किसी भी इक्वेशन में तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा उसका जो सॉल्यूशन जो होने वाला है, हल जो होने वाला है वो बहुत सारा होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या इस बात से सहमत हैं आप, बढ़े आगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। असंगत समीकरण, तो हम सभी जानते हैं कि इसका जो असंगत, इसमें क्या होता है, दो जब इक्वेशन दे रखता है तो एक सबसे पहले 3 इसमें बनता है, एक तो समपाती बनता है, एक तो प्रतिच्छेदी बनता है, एक समांतर बनता है। जब भी असंगत मतलब कि जब a1/a2 करते थे और a बराबर b1/b2 होता था, क्या होता था, a1 बताइए समपाती होता था, मतलब कि प्रतिच्छेद करता था। जब इक्वेशन ए बराबर हो a1/a2 b1/2, तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। और यही में ये तीनों अगर इक्वल आपस में बराबर तीनों रहता,
तो इसमें बोला है कि असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसे होते हैं। तो यह जो है वो क्या होता है, जो असंगत जो रहता है उसमें सबसे पहला क्या होता है, देखिए जरा, A1 बटे A2 बराबर, जब तीनों बराबर होता है, जब आपस में तीनों बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। जब आपस में नहीं बराबर होता है तो उसको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। और जब यह संगत हो, मतलब एक दूसरे से कभी मिलता ही ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे का जब यह संगत समीकरण हो तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर। हो रहा है -1 रखें तो भी 0 नहीं हो पा रहा, 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, द्विघात समीकरण में तोड़ के। सबसे पहले लिख सकते थे कि x² माइनस का 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें काम क्या करते हैं कि पहला और तीसरे को दोनों को गुना करते हैं। जो गुना करने पे आ रहा है बीच वाले पर उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो सबसे पहले तोड़ने का क्या कर सकते थे कि गुना करने पर x² आ रहा है और प्लस माइनस करने पर इतना ही आना चाहिए, तो माइनस का 2x और फिर माइनस का x प्लस में 2। अब क्या करते हैं कि देखिए, गुना करने पर प्लस 2x² आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 3x आना चाहिए। तो दोनों को अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो आ जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करते हैं कि कॉमन करते हैं। कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस का कॉमन करेंगे, कुछ कॉमन नहीं तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 2। ये दोनों आपस में, ये चीज़ दोनों आपस में x - 2 ये चीज़ बराबर आना चाहिए। जब बराबर आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कि x माइनस का 2 हो जाएगा और फिर एक और हो जाएगा यहाँ पे कि x माइनस का 1, x माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगा। जब ये चीज़ आ जाएगा तो इक्वल टू 0 भी तो है। जब 0 है तो इसको पुट करेंगे, x माइनस का 2 इक्वल टू 0। माइनस इधर माइनस का 2 है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाए, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्ट आप पुट कीजिए वैल्यू को, जिससे 0 आ रहा है वही उसका मूल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो आप बताते चलिएगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योगफल 290 हो। कहने का मतलब ये हुआ कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसका वर्ग जो है वो 290। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसको अगर हम इक्वेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला कि अगर x मान लेते हैं, पहला संख्या लगातार है, ध्यान देने वाली बात है, x है, और दूसरा जो संख्या हो जाएगा कि विषम संख्या है, x प्लस 2 लेंगे। तो x और a x प्लस 2, और इसको जोड़ने पर मतलब इसका वर्ग करने पर कितना आ रहा है, वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, और यहाँ पे इसका सम जो है वो क्या है, अगर स्क्वायर करें तो फिर से देखते हैं। बोला है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 290 है। तो सबसे पहला जो है वो x पहला है, जोड़ना है, और x प्लस 2 लेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा। जब ये दोनों को जोड़ेंगे और वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है, तो यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगा वो x² प्लस x² प्लस a² प्लस b² में तोड़ रहे हैं तो 4 आ जाएगा, प्लस का 2ab होता है, 2ab तो 4x हो जाएगा, बराबर का 290 हो जाएगा। ये प्लस का इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x² हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का इधर आएगा तो 4x, ये माइनस का 4, तो 286
इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे कि ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण जब बना तो इसको क्या करते हैं, पहला और तीसरा को जोड़ मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं और 20 वाले को उसी में तोड़ते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो और भी इसका हम देखते हैं दूसरा नियम कि क्या है, देखते हैं। तो बोला यहाँ पे है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हम जानते हैं कि 15 और 17 तो लगातार है, इसका अगर वर्ग करते हैं तो 15 का वर्ग क्या आ जाता है, 225 आ जाता है। 225 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो और जोड़ेंगे तो ये तो बड़ा हो जाए, तो मतलब ए ऑप्शन तो होगा नहीं। बी ऑप्शन अगर जोड़े तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 290 बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बना। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। तो 225 और ये जोड़ेंगे तो क्या 290 आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन गया। अगला क्वेश्चन, अगला है जो है 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169, क्या जोड़ने पर आ रहा है 290, तो 9 1 10 0 और 9 और 2, मतलब हाँ डी ऑप्शन वाला आ रहा है। तो उत्तर जो मेरा हो जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या समझ में आया। जब हमें क्वेश्चन को पढ़ें क्या बोल रहा है तो सबसे आसान तरीका हमें ढूंढना है कि सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे आसान जो तरीका था वो क्या था कि डायरेक्ट पुट करके स्क्वायर करके हम देख लें, बस आंसर आ जाता है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एपी समांतर में है। एपी है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है एपी से। तो जब भी एपी में अगर क्वेश्चन दिया हो और बताना हो कि कौन सा ये एपी में है, तो उसका सबसे पहले क्या करते थे कि उसका अंतर चेक करते हैं, और अंतर अगर उसका हमेशा बराबर हो तो वो एपी में है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला में 4 और 2, 4 में से 2 घटा तो 2 आएगा, और फिर 8 में से 4 गया तो 2 सबसे पहला आया, फिर 8 में से 4 गया तो 4 आया, और फिर क्या ये अंतर बराबर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। ऑप्शन भी चेक कीजिए। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और फिर 2 बचा, और फिर 9 में से 3 गया तो 6 बचा। तो यहाँ भी अंतर सेम हो पा रहा है, अंतर सेम नहीं मतलब नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। अगर -10 है और -6 तो -6 और माइनस माइनस प्लस, मतलब -6 में प्लस का 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 तो बचेगा। अगला चेक कर लेते हैं, माइनस का 6, बी माइनस ये होता है ना। अगला में चेक करते हैं, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2, तो यहाँ पे भी 4, मतलब कि ऑप्शन मेरा यही होने वाला है। आगे भी चेक कर सकते हैं, मैं चेक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं, कोई दिक्कत। जब भी एपी में क्वेश्चन दिया है तो उसको हमें अंतर चेक करना होता है। आगे भी चेक कर सकते थे डी को, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, मतलब ये तो उत्तर ऐसे भी नहीं होने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है। 10वां नंबर, 1 4 7 10 के 18वें पद का मान क्या होगा। मतलब कि कोई एपी में दे रखा है और हमें 18वें पद में क्या होगा ये हमें से बताना है। तो 18वें पद निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसे हमें अगर दूसरा पद निकालना रहता था तो कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं। तो अगर 4 में से 3 1 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये 18वां निकालना हो, ये 18वां निकालना तो क्या करते हैं, ये प्लस 1 कम 17 डी को गुना करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये प्लस 17 डी। तो ये कितना था, ये जो था वो 1 था, ये कितना 1 है, और 17 डी का मान कितना है, 3 है। तो 1 तो ये हो गया 1 प्लस 17 दिए 51, 51 और 1 52। तो ऑप्शन में कोई है 52। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है, 52। ऑप्शन नंबर सी में है 52, तो ये सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा 52। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए 18वें या 17वें या 100वें, तो उसको सबसे पहले क्या करना है, अंतर निकालना। अंतर निकालने के बाद उससे एक कम डी, ये प्लस जितना पूछेगा उससे एक कम डी से उसको गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया। आगे चलिए, आगे 11वां नंबर क्वेश्चन,
बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 दे रखा है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, जब भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो अनुपात में और उसका जब भुजा निकालना हो तो क्या करते हैं, जो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज, दो त्रिभुज है और ये 16 दे रखा है और ये 9 दे रखा है, और जब भी हमें इसके भुजा निकालना तो भुजा जो होता है ना वो इसका वर्ग का होता है। तो 16 का अगर ये अंडर रूट वर्गमूल निकाले, 16 का अगर वर्गमूल निकाले तो 4 आएगा और 9 का वर्गमूल निकाले तो 3 आएगा। तो ध्यान देने वाले यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी वर्ग त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दे रखा और उसका भुजा निकालना हो तो वर्गमूल निकाल देना होगा, तो उसका भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में ये भी दे सकता था कि दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका क्या करते वर्ग कर देते और उसका उत्तर हो जाता। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, बस हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से दे सकता है। चलिए आगे बोला है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। दो विकर्ण दे रखा है और दोनों विकर्ण की लंबाई भी दे रखा है, तो हमें बताना है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, मतलब कि क्या कि एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज कहने का मतलब ये हुआ समचतुर्भुज है, तो इसका विकर्ण भी दे रखा है ये, और ये चीज़ दे रखा है कितना 6 और 8। तो इसका एक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 ये स्क्वायर भुजा निकालने का। तो d1 कितना है, d1 मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस d2 कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, और ये 4 ये स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना 6 और 4 10, 10 के 0, 6 3 9 और 1 10, और फिर 4 इधर तो है, 4 से 1 कैंसिल होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 बचा 5। तो ए स्क्वायर 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो ऑप्शन में है क्या 5, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर है 5। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन, इसको हमें ध्यान में रखना होगा, ये चीज़ को कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए आगे, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। मतलब इतना आसान क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि दो प्रतिच्छेदी मतलब मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो दोनों को जो यहाँ पे जो मूल बिंदु जो ये प्रतिच्छेद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो इतना आसान क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बढ़िया गया। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और वाई एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु के निर्देशांक। तो निर्देशांक होता क्या है, सबसे पहले किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद वाई का वैल्यू लिखा जाता है। तो एक्स का वैल्यू सबसे पहले निकालने के लिए इसको क्या करेंगे हम, देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है, देखिए ये मेरा जो है वो एक्स एक्सिस है और ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है। तो एक वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, 5 इकाई पे। तो इधर तो राइट साइड और इधर भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन बोला है कि एक्स एक्सिस पर ही स्थित है। तो एक्स एक्सिस पर जब स्थित कोई वैल्यू जब होगा 5 पर, तो इसका अगर हमें निर्देशांक लिखना तो सबसे पहले एक्स का निर्देशांक मतलब 5 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 5,0। कहीं है ऑप्शन में, तो है उत्तर में ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़िया आगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत हो तो बताते चलिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 नंबर, यदि साइन ये बराबर 3/4 हो तो कॉस ये का मान क्या होगा। साइन ये क्या होता है, याद है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कर्ण
लंब बटे आधार, साइन का जो वैल्यू होता है p/h होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए साइन का उल्टा कौशिक ये होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो 3/4 तो उसका उल्टा क्या होगा, इतना आसान होता दिया है 4/3। लेकिन यही क्वेश्चन में अगर 10 कॉट दे देता तो यहाँ पे हम b का वैल्यू निकाल कर उसके बाद उसमें पुट करते। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है। तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सेक ए को जो है ना वो क्या लिख सकते हैं, किसका उल्टा होता है, 1/cos ए का उल्टा होता है, लिख सकते हैं। प्लस में 10 जो होता है, 10 जो है किसका उल्टा होता है, साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस ये, और इसको रहने दो 1 माइनस साइन ये। ठीक है, इसको सबसे पहले यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ये तो कॉस ये हो जाएगा, और कॉस ये तो यहाँ पे ये 1 प्लस साइन ये हो जाएगा, ये वैल्यू। ठीक है, और ये 1 माइनस साइन ये तो है ही, उसको लिख देना है। तो क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है a प्लस बी और ये माइनस बी क्या था, ये स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, थोड़ा रब कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये डिवाइड में कॉस ये हो जाएगा। ठीक है, जब इतना होगा तो ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ये बटे में कॉस ये तो है ही, तो ये ऊपर स्क्वायर मतलब 2 बार लिखा गया है, और एक तो नीचे, तो ये कट जाएगा स्क्वायर से, तो बचेगा क्या, कॉस ये बचेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दिया था कॉस को, उसको कॉस, सेक को कॉस में और 10 को साइन बाई कॉस में, जो 1 माइनस साइन, इसको एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस साइन ये आया, और ये दोनों को हम जानते हैं कि ये प्लस बी और ये माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसको हम रख दिए। और जानते ये भी हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर लिख दिया और नीचे से काट दिया। तो इसका उत्तर जो आ गया वो कॉसी आ गया। तो कॉसी कहीं पे उत्तर में है, देखिए जरा कहाँ है, कॉसी बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही है, आया समझ में, बढ़े आ गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, यदि 10 ये बराबर √3 है तो ये का मान क्या होगा। √3 है तो ये का मान मतलब थीटा क्या हो, थीटा का मान मतलब डिग्री में बताना है। तो डिग्री जो है क्या, √3 का वैल्यू, तो साइन जो होता है वो 60 का क्या वैल्यू होता है, साइन का 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और इसका वैल्यू कॉस, जो कि 10 जो है कॉस का उल्टा होता है, मतलब साइन बाई कॉस का होता है, तो साइन का ये हो गया √3/2, और कॉस का क्या होता है 60 का वैल्यू 1/2, तो ये 2 से 2 तक कैंसिल हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू, तो साइन √3 का वैल्यू तो पूछा था, तो √3 किसका वैल्यू हो जाएगा, ये साइन मतलब कि 10 का 1060 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत है, मतलब क्या 10 ये अगर √3 है तो a का वैल्यू पूछा था, तो अगर हमें इतना याद है वो थीटा का वैल्यू साइन कॉस 10 कॉसेक कॉट और सेक का, तो ये आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन बढ़िया आगे 18 नंबर, जब सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक समझिए, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है कि यदि ये एक खंभा है, क्या है, एक खंभा है, तो उसका छाया जो है ना वो खंभे की लंबाई से बराबर, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों बराबर है, तो ये अगर यूनियन कोण है, यूनियन कोण मतलब कि पाद बिंदु से होता है, और अवनमन कोण ऊपर से होता है। जब ये चीज़ को देखते हैं और जब यूनियन कोण नीचे होगा, तो यूनियन कोण कितना होगा, तो ये अगर दोनों चीज़ कब बराबर, जब ये 1 होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है 1 ले सकते हैं। तो कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि उसका हाइट
जितना था उतना छाया बन रहा है, तो ये इसका जो उन्नयन कोण जो बनता है उसको निकाल सकते हैं हम कि 1045 डिग्री होता है ये वैल्यू। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देते हैं, चूंकि 1045 का ही मान 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त कोणों का कितने डिग्री का कोण होता है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा है, क्लास 9 में ही पढ़े थे, जो कि होता है 90 डिग्री। ठीक है, अगला, यदि दो वृत्तों के केंद्र मध्य बिंदु उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया। दो वृत्त है, चलिए लेते हैं दो वृत्त, एक वृत्त ये है और ये एक वृत्त और है, ये वृत्त है, ऐसे नहीं है, इसका ये चीज़ है, ये चीज़ मिलाया गया है। ठीक है, दो वृत्त केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य के बराबर है, तो मतलब इसका जो उभयनिष्ठ जो होगा, मतलब ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा और ये चीज़ होगा, मतलब 3 इसका उत्तर होना, मतलब क्या है, कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना स्पर्श रेखाएं होंगे उभयनिष्ठ में, 3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होते हैं। वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त से अब बोला क्या है कि एक केंद्र है, केंद्र मान लेते हैं यहाँ पे है, जब केंद्र है तो क्या बोला है कि इसके जीवाएं त्रिज्या से इसके जो जीवाएं जो है वो तो आपस में बराबर है, ये चीज़ और ये, तो इसका क्या होगा, ये जीवाएं जो है वो क्या होगा आपस में, ये दोनों जब उसका केंद्र से ये दूरी जब बराबर होगा तो ये चीज़ भी बराबर होगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही होगा, समान। ठीक है, बढ़िया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो गोले का अनुपात जो है वो 8:27 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। तो हम सब भी जानते हैं कि क्या होता है कि गोले का जो आयतन जो होता है ना वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ये चीज़ होता है। जब ये चीज़ होता है तो इसको पुट करेंगे, एगो R1 है और एगो R2 है, फोर बाई थ्री पाई आर टू, तो ये चीज़ कट जाएगा, पाई से भी पाई कट जाएगा, और यहाँ पे R1 का जो वैल्यू दे रखा था वो क्या दे रखा था, और R2 का देखिए 8 तो 8 का अगर हम क्यूब निकालते हैं, 8 का अगर हम क्यूब निकालते हैं और 27 का क्यूब निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब 2 आ जाएगा और 27 का क्यूब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो R1 का वैल्यू 2 होने वाला है और R2 का वैल्यू 3 होने वाला है, लेकिन हम इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, बोला है कि 4/3 गोले का आयतन है, 4/3 पाई आर क्यों होता है, R1 4/3 पाई आर तो 2 तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या बोला है कि गोला दिया गया है, तो गोला बना लेते हैं। गोला है एक, और ये बोला है कि गोले का क्षेत्रफल जो है बोला है कि गोले का वक्र क्षेत्रफल मतलब कि 4πr², इसका दे रखा है क्या 144 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, R²,
तो ये नीचे में आएगा तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट में जाएगा तो 12, और 4 का अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2, तो मतलब 2/6, ये 2 के से 6 बार में कटेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सही उत्तर वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ये आएगा। ठीक है, बोला था कि 144 वर्ग सेंटीमीटर है स्क्वायर, तो इसका केवल और केवल त्रिज्या निकालना था। तो त्रिज्या स्क्वायर चाहेगा तो ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन 24वां नंबर, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या था। तो एक जानते हैं कि अगर एक सिक्का को उछाला जाए तो 2 चीज़ आता है, एक तो चित आता है, एक तो पलट आता है। तो चित आने का तो जानते हैं कि कुल संख्या क्या होता है बटे में, और आने की संख्या ऊपर में, मतलब कि क्या, एक चित आएगा और ये टोटल कितना है, चित्रपट 2 हो गया। तो इसका जो उत्तर सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना अगर टोटल पॉसिबल होता है तो उसका वैल्यू जो होता है वो 100%, मतलब उसका 1 होता है, अधिकतम से अधिकतम वैल्यू। और न्यूनतम वैल्यू कितना हो जाता है, प्रायिकता के नहीं होने का पॉसिबल 0 हो सकता है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बोला कि एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक पासा है तो पासा में कितने संख्या होता है, 1 से लेकर 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बोला है कि प्रायिकता सम संख्या, तो सम संख्या कौन हो जाएगा, एक तो 2 हो रहा है, एक तो 4 हो रहा है, और एक क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। और फिर टोटल संख्या कितना है, आने की संख्या 3, घटना की संख्या कितना, और टोटल घटना की संख्या 6। तो इसको कटेगा 1/2 उत्तर हो जाएगा। तो 1/2 किस में ऑप्शन है, देखिए सर, पास 1/2 पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया आगे, कोई दिक्कत। एक पासे को उछाला जाता है, ध्यान से समझिए। अभी तो बोला है कि सम संख्या, अगले क्वेश्चन में बोल सकता है कि विषम संख्या, कुछ भी बोला जा सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां, यदि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी मतलब उसका अंतर जो होगा, दो बीच दूसरे संख्या माइनस पहले संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे कि 3x - x+2 ये बराबर होना था किसका, 4x माइनस का प्लस और माइनस का 3x, मतलब कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या और तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या माइनस होना चाहिए। तो 3x यहाँ पे और माइनस x, तो यहाँ से 2x बचेगा और फिर प्लस माइनस का 2, 4x में से x चला जाएगा 3x, तो x बचेगा माइनस का 1। तो इधर प्लस का 1x है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 में से 1 है तो 1x बचेगा, और ये उधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा, इधर माइनस का है तो उधर प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आने वाला है, वैल्यू 3 आने वाला है रे। ओह ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 1 माइनस का नहीं, 4x और ये प्लस का 1, चार एक्स में से 3x चला गया तो 1x बच जाएगा प्लस का 1। अब क्या करेंगे, तो ये x माइनस में इधर राइट में, तो इधर लेके आ जाएगा, तो माइनस में तो 2x में से 1x चला गया तो 1x बचेगा, और फिर ये इधर माइनस का है 2x, तो उधर जाएगा तो प्लस का, तो 2 और 1 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में है, 3, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी में है ऑप्शन, तो ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया। समांतर श्रेणी में जब भी दे रखे क्वेश्चन तो क्या करना है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटेगा और तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटेगा, दोनों घटाएंगे तो दोनों का जो सार अंतर जो होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बढ़िया आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 6 8 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान ज्ञात करें।
जब भी माध्य का क्वेश्चन दिया जाए तो माध्य होता क्या है कि सभी संख्याओं का योग और कितने संख्याएं का जो नंबर है उसको उतना बढ़ता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दे क्या रखा है, जोड़ेंगे इसको। सबसे पहले 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, और इसका माध्य कितना है 10 दे रखा है, और टोटल संख्या कितना है 2 4 5 दे रखा है। ठीक है, ये भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, 10 × 50 50 हो जाएगा, यहाँ का वैल्यू तो 50 आ गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे यहाँ पे वैल्यू तो क्या आ जाएगा 13 और 9, 13 अगर 13 और 8 को सबसे पहले जोड़ते हैं तो ये हो गया 21, 21 और ये 9 30 हो गया, 30 और 6 36, 36 प्लस x, ये मतलब 36 जो है इधर प्लस का तो जाएगा तो माइनस, तो 50 में से 36 जाएगा तो x का वैल्यू क्या आने वाला है 14 आने वाला है। तो 14 ऑप्शन में है, हाँ तो 14 है ऑप्शन में, सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया गया, चल गया। मतलब क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखे x का वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले इन तीनों सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितने संख्या उतने बढ़ करेंगे, जो मान दे रखा है इस सब को जोड़ के उधर प्लस माइनस कर देंगे और उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या। बहुलक का मतलब क्या, जो घटना दिया गया है उसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है। तो सबसे पहले देखिए कि 6 जो है एक बार आया है, एक जो है एक ही बार, 0 एक ही बार, 2 जो है देखिए कितना बार, 1 2 3, मतलब 2 जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन के क्या होने वाला है बहुलक होने। तो ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, कोई दिक्कत है, बढ़िया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 8 7, लास्ट क्वेश्चन आज का जो कि है क्वेश्चन नंबर 30, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका, माध्यिका मतलब कोई भी जब भी क्वेश्चन दे रखे माध्यिका का तो सबसे पहले हमको जो काम करना है, जो दिया गया आंकड़ा जो है उसको चाहे आरोही क्रम में समझाइए या अवरोही क्रम से, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, सबसे पहले क्या करना है सजा लेना। तो सबसे पहले छोटा जो है उसको हम सजा रहे हैं, तो सबसे छोटा क्या है 7 है, और फिर उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 15 है, 2 4 6 1 7, 2 4 1 7। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर विषम संख्या दे रखा है तो इधर बीच वाला ही उसका माध्यिका होता है, तो 3 इधर से और 3 इधर से, तो माध्यिका क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन में तो इसका उत्तर जो होने वाला है 10 होने, लेकिन यही क्वेश्चन में बोल देता कि 11 और एक और संख्या दे रखता कि 12 है, क्या दे रखता 12, 12 तो है ही, लेकिन दे रखते यहाँ पे 16 दे रखते। तो अब इसमें जो क्या करते हैं कि 3 इधर से छोड़ते, अब ये दोनों को मतलब क्या, ये दोनों को जो है वो जोड़ के और 2 से जो भागा देते, जो आंसर आता वही उसका माध्यिका हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने देखे। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन देखने की और भी प्रयास कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन और भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में, चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप सभी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। फिर से वही बात करना चाहेंगे कि कई जीत बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, यह तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो हम सब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।